नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल बिनेक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे मानकीकृत परीक्षाओं के प्रमुख गुण और उनके दोष। अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और मानकीकृत परीक्षाएं होती है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो कि मैं एक वीडियो में आपको थोड़ा सा बता भी चुका हूं। ऐसे टेस्ट जो किसी पर्टिकुलर कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए नहीं होते, उसमें नहीं कराए जाते, सबके लिए वैलिड होते हैं, जैसे कि प्रवेश परीक्षाएं। ठीक है ना। कोई भी प्रवेश परीक्षा है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। तो इन परीक्षाओं में क्या क्या इनके गुण है वो देखिए। सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन में इन परीक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ अधिगम का चेक करते हैं कि कितना किसने सीखा है। अब वो कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, उनको मतलब नहीं है, बस ये देख लेते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, हाँ कौन मतलब क्वालिफाई कर सकता है और कौन नहीं। ये परीक्षाएं छात्र का शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन करने में सहायक होती हैं। अगर आपने इनको क्लियर कर लिया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इस टाइप के, जिससे हमारी जो है ना जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है। सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा ही है, सबके लिए वैलिड है, और उसके बाद फिर हम प्रयास कर सकते हैं टीचिंग वगैरह के लिए, है कि नहीं। सो ये शैक्षिक में तो मार्गदर्शन करती हैं आपकी शिक्षा में, लेकिन व्यवसायिक क्षेत्र में भी मार्गदर्शन करते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से छात्र को अपनी कमजोरियों और क्षमताओं का आभास आसानी से हो जाता है कि मैं किस फील्ड में कमजोर हूँ, क्यों मेरा इधर सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, कि कहाँ पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन परीक्षाओं के आधार पर किसी छात्र की विभिन्न विषयों की उपलब्धियों में कोरिलेशन सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। ये परीक्षाएं विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सहायक होती हैं। ये परीक्षाएं कक्षा संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने में अथवा विद्यार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करती हैं। ये परीक्षाएं छात्र के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से परीक्षण करती हैं। नेक्स्ट है, ये परीक्षाएं व्यक्तित्व का पूर्ण, हाँ हो गया ये तो। ये परीक्षाएं विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों अथवा एक ही कक्षा में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों की बुद्धि अथवा योग्यता में विभेद करने में भी सहायक होती हैं। अगर आप जो है एक छोटे लेवल पे इनको कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इनका उपयोग सिद्ध हो सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है, इन परीक्षणों द्वारा छात्रों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण किया जा सकता है। इन परीक्षणों के आधार पर ऐसे तथ्य अथवा मानक होते हैं, आधार बेस जो है, वो ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं, तथ्य हैं या मानक हैं, जिन्हें प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। फिक्स है। ज़्यादातर ये जो परीक्षाएं होती है ना, असल में ये ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। ठीक है। और यहाँ पे भेदभाव, जो टीचर वाला जो भेदभाव जो कहीं पे आता है, एक प्रश्न आया था इसी टाइप से, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने सही टिक किया हुआ है तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, भले ही टीचर आपसे चिढ़ता हो, भले ही ना चिढ़ता हो। तो ये भी यहाँ पे एक क्या है कि ये समस्या का भी इसमें निदान हो जाता है। सो यहाँ पे जो हम बच्चों की योग्यता की बात कर रहे हैं, वो आसानी से इसको जो है हम देख पाते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट की हम जो विश्वसनीयता है वो परीक्षा की अच्छी है। अब भाई गुण हैं तो दोष भी होंगे, ठीक है ना। अब उन दोषों को हम जरा देखते हैं कि दोष इनके क्या क्या हैं, सीमाएं क्या क्या हैं। तो इन परीक्षाओं के विषय का एक निश्चित क्षेत्र जो है वो फिक्स होता है। भाई हर एक जो भी परीक्षा होती है इस टाइप की, तो उसमें जो इनका एरिया होता है वो फिक्स है कि हाँ यहाँ यहाँ से प्रश्न आएंगे। ये परीक्षाएं उन प्राप्य उद्देश्यों का मापन नहीं करती जिनका मापन एक अध्यापक करना चाहता है। देखिए, अब सर्वगुण संपन्न तो कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे ये इसका दोष है कि ये जो है, जो अध्यापक करना चाहता है उनका उन उद्देश्यों की पूर्ति ये नहीं कर सकती अगर कोई और ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये तो सिर्फ आपका तुलनात्मक अध्ययन आपको दे सकती है कि कौन अच्छा है, कौन मतलब किसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, किसके कम आए हैं। शैक्षिक मापन के अनेक क्षेत्रों में प्रमाणीकृत परीक्षाएं तैयार करना इतना आसान नहीं है। जैसे आसान क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो साधारण अध्यापक इनको तैयार नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के रख दिया, उससे ये नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे ने एक्चुअल में कितना सीखा। या तो हम पेपर बहुत इजी बना देंगे या फिर हम बहुत हार्ड बना देंगे। तो इसके लिए भी एक अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है। ये परीक्षाएं किसी स्थान विशेष, प्रदेश, विद्यालय विशेष में निर्धारित और पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये परीक्षाएं जो हैं, ये इनका रेंज जो है वो वाइड है काफ़ी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक
क्योंकि देखिए स्कूलों में क्या है कि विद्यालयों में ये सिलेबस कराया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही बताई जाएँ, वो अपने अकॉर्डिंग भी उनका सिलेबस रहता है। और इनका जो परीक्षाओं का सिलेबस चलता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह का, इनका सिलेबस थोड़ा अपना डिफरेंट ही चलता है। सिमिलर रहता है लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हो जाती हैं, कम या ज़्यादा सिलेबस भी रहता है। कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं वो सिस्टम इनका डिफरेंट रहता है। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय से उसका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है दोस्तों? स्टैंडर्डाइज़ टेस्ट की कुछ और यहाँ पे जो कमियाँ हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं कि ये जो है ना छपाई की दृष्टि से अत्यंत महंगी छपाई, मतलब जब हम प्रिंट कराते हैं तो काफ़ी खर्च इसमें आ जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है चीज़ों को कि कैसे प्रश्न पत्र को हम सेट करें, कि वैधता, इनकी विश्वसनीयता के बारे में अधिक हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि क्या ये सही से आकलन कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, सो आपको स्क्रीन पे एक और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा कि निदानात्मक परीक्षण से आपका क्या आशय है, क्या अभिप्राय है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, जैसे कि डॉक्टर टाइप यहाँ पे लैंग्वेज आ गई, डायग्नोसिस जो है ना डॉक्टर लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, निदान करते हैं। ठीक है, रोग का निदान। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं हम कमियों का, त्रुटियों का, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान करने के लिए एक टेस्ट बनाया जाता है। उस टेस्ट को, जैसे कि डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं, पहले हम बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट में जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को सुधारने के लिए दवाएं देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे टीचर भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। टेस्ट लेने के बाद में जो कमियां उनको नज़र आ रही हैं छात्रों के अंदर, उनकी दवाइयाँ देते हैं, चाहे तो डंडे से चाहे तो ज्ञान से। ठीक है ना, मुर्गा उर्गा बना के दे देते हैं। ये दवाई ज़्यादा कारगर मैंने देखी है कि, है ना, होती है बच्चों पे। सो कहने का मतलब ये है कि उनकी समस्याओं का पता लगा के उनको उचित ज्ञान प्रदान करना कि हाँ, आप कैसे इन समस्याओं से जो है छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपने अधिगम को और अधिक सुगम सुलभ बना सकते हैं और अपना ज्ञान का लेवल ऊपर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं बहुत अच्छे अच्छे, रेमर्स हैं, गेज है, रुमेल हैं, इबेल हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो तीन का नाम तो एक ही साथ आ गया, रेमर्स, गेज एंड रूमेल। इन्होंने बोला निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण परीक्षित किए जा रहे किसी एक या अधिक क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की कमियों को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है और उनके साथ में फिर इनका उपचार। यहाँ पे इन्होंने उपचार भी इसको जोड़ना था। ठीक है, कि एक ऐसा जो है, ऐसा टेस्ट बनाना जिसमें उसकी कमियों का पता लगे और फिर उसके बाद हम उसका उपचार भी करेंगे। ठीक है ना। इबेल क्या कहते हैं कि निदानात्मक परीक्षण को अध्ययन के किसी विषय जैसे पढ़ना या अंकगणित के अधिगम करने में आई विशिष्ट कमजोरियों या असफलताओं को सामने लाने के लिए बनाया जाता है। अब ये 5 पदों द्वारा इनकी प्रक्रिया होती है कि भैया देखो क्या कैसे कैसे होता है। तो नैदानिक छात्रों का चयन किया जाता है जिन्हें विद्यालय आने में कठिनाई होती है, वे एक या अधिक विषयों में कमज़ोर होते हैं, वे विद्यालय में असामान्य व्यवहार करते हैं जो कि कहीं पे मतलब कमज़ोर है। सेकंड है साक्षात्कार, अवलोकन या फिर बुद्धि व निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा छात्रों के कठिनाई स्तरों की जानकारी प्राप्त की जाती है। थर्ड है शिक्षक द्वारा छात्र के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और वातावरण संबंधी कारणों का जो विश्लेषण है वो किया जाता है कि क्या क्या वो कारण हैं जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, उन कारकों का विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ है कठिनाई का निदान होने के बाद उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। देखिए मैं बोल रहा था वहाँ पे डेफिनेशन में ना ये कमी मुझे लगी ऊपर वाली डेफिनेशन में। ठीक है, तो हम अपनी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में उसमें ये चीज़ भी जोड़ेंगे कि उपचार भी वहाँ पे होता है, समस्या का पता लगाते हैं, साथ में उपचार भी वहाँ पे होता है, उसका निदान भी होता है। भविष्य में रोकथाम के लिए भी उपाय किए जाते हैं। और नैदानिक परीक्षण के निम्नांकित उद्देश्य ये रहे आपके सामने। इन ऊपर वाले जो 5 पॉइंट हैं इनसे ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उद्देश्य क्या क्या है। सो विशिष्ट विषय, किसी भी विशिष्ट विषय में कोई मतलब विषय है एक, जैसे कि अभी हमारे पास 6 विषय हैं, 6 में से किसी एक में हमें ज़्यादा कठिनाई हो रही है, सपोज करो असेसमेंट फॉर लर्निंग में ही हो रही, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़े मैथमेटिक्स भी घुसा दिया इन्होंने, बहुत अच्छे से फॉर्मूले काफ़ी हैं। तो कुछ बच्चे क्या है ना कि थ्योरी को बड़े इजीली ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है, वो मगअप कर लेते हैं थ्योरी को। कुछ बच्चे होते हैं कि जो मैथमेटिक्स वाले फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं कि उनको क्वेश्चन कितने भी दिए जाओ मज़ा आता रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है कि जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं थ्योरी को याद करने में थोड़ा अपने आप को असहज महसूस करता हूँ, है ना, और वो भी थोड़ी
कहानी टाइप थ्योरी, जिसको उबाऊ थ्योरी कहते हैं, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसमें नहीं आते, ठीक है, जैसे कि हमारे इतिहास, भूगोल, इस टाइप से थोड़ा बताए कि भाई वो चल रही लड़ाई चल रही है, वहाँ पे राज्य फलाना ये वो, तो थोड़ा सा मतलब मैं बता रहा हूँ फ्रिक्वेंटली अगर मैं बोलूँ क्लियरली, तो उसमें मुझे थोड़ा कठिनाई है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ईजिली वहाँ पे क्वेश्चन हम किसी भी टाइप का हो और कैसा भी हो सोल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। सो दोस्तों, किसी विशिष्ट विषय के अध्ययन में छात्र को अगर कठिनाई आ रही है तो उसका पता लगाना है। सेकंड है, ज्ञानार्जन में बाधक जो तत्व है उनका पता लगाकर उनमें सुधार लाने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं उन पे चर्चा करनी है। शिक्षण विधि में सुधार के लिए सुझाव भी देने हैं कि हाँ, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो शिक्षण विधि को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो ताकि ये कमी उसी में दूर हो जाए। पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम में छात्रों की विशिष्टताओं कमजोरियों को ध्यान में रखकर उनमें परिवर्तन किया जाता है, जो कि हमने कंटेंट एनालिसिस अभी पढ़ा था, है ना, प्रीवियस वीडियोस में अंतर्वस्तु विश्लेषण हम पढ़ चुके हैं, उसमें यही चीज़ वहाँ पे ध्यान में रखी जाती है। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। उपलब्धि परीक्षण के पदों का निर्धारण में सहायता करना, ठीक है। सो ये है जो निदानात्मक परीक्षण है, उस वो होता क्या है, उसमें हम करते क्या है। इबेल, रूमेल, गेज और रेमर्स की ने इस पे क्या बोला है, थोड़ा मतलब और चार चांद लग जाएंगे अगर आप थोड़ा ढंग से इसको लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। सो ये था आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। अब जानते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर एक प्रश्न आता है आपका कि भैया निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में तुलना करें, अंतर बताएं, तो वो भी आप बता देंगे। वहाँ पे उपलब्धि परीक्षण में कितना सीखा उसको हम मापन करते हैं और यहाँ पे हमने क्या कठिनाई आ रही है उनको दूर करने पे उपाय बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग लिख देंगे अगर इस टाइप से भी प्रश्न आता है। तो दोस्तों, टिल देन पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मज़े करते रहें। ऑल द बेस्ट।